नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे तो कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तानी सहाफ़त जो है ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो इतनी अब तरक्की कर चुकी है कि आज की जो दुनिया सहाफ़त की सबसे बड़ी ख़बर है वो तो अयान अली का जो है वहाँ से जेल से निकलना है और वो वहाँ से घर जाना है, ये सबसे बड़ी ख़बर है। लेकिन कुछ जो छोटी मोटी और डेवलपमेंट्स हुई हैं बर-ए-सग़ीर में, उसमें एक डेवलपमेंट जो नज़र में आती है वो ये है कि उफ़ा में जहां नवाज शरीफ साहब की रशिया के शहर उफ़ा में नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद जो एक गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया, जो वहां से एक मुश्तरका एलामिया हुआ और जहां एक एटमॉस्फेरिक्स जो हैं बदले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो एक बार फिर वर्किंग बाउंड्री पे सियालकोट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग के वाक़यात के बाद से हमें दोबारा ख़राब होते नज़र आते हैं। हम ये भी सुन रहे हैं, ये भी है कि एक दिन पहले पाकिस्तानी साइड कहती है कि हिंदुस्तान का एक ड्रोन जो है स्पाई ड्रोन, उसे पाकिस्तानी साइड ने मार गिराया, जैसे कि हिंदुस्तानी कहते हैं कि वो उनका ड्रोन नहीं है। उसके अलावा हमने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से ये भी है कि कश्मीरी हुर्रियत लीडर जो हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन का जो ईद मिलन पार्टी है उसमें आने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ एक डिवीज़न हमें नज़र आती है। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है और जो तनाव की जो कैफियत है, इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब हारिस खलीक साहब। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप एडिटर रोज़नामा दुनिया जनाब इरशाद आरिफ साहब, और मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर सकेंगे एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट जनाब अहमद कुरैशी साहब। अगर हम इरशाद आरिफ साहब से इसका आगाज़ कर लें। इरशाद आरिफ साहब, आपको क्या समझ आती है कि हम गुज़िश्ता कम अज़ कम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक 1.5 बरस से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई एटमॉस्फेरिक्स बेहतर होने लगते हैं तो फिर कुछ ऐसा होता है कि वो दोबारा ख़राब हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल इस चीज़ की है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जब नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन में जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सियासी कदम उठाते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली रिस्की भी है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वर्किंग बाउंड्री या लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो शदीद तनाव का शिकार रहती है। अब फिर टेंशन हमें रिलीज़ होते नज़र आती हैं रूस के शहर उफ़ा में, लेकिन एक बार फिर जो है बहुत शदीद तनाव की कैफियत हो जाती है। आपको क्या समझ आता है? देखिए, असल में मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो अजीब व गरीब एक तज़ाद का शिकार है। उसको अंदर से और बाहर से ये दबाव है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। अंदर से सरमायादारों का, सरमायाकारों का और सनतकारों का दबाव है, बाहर से अमेरिका और यूरोप का दबाव है। लेकिन वो जिन नारों पर इक़्तिदार में आया है और जिस बुनियाद पर वो पाकिस्तान के साथ मामला करना चाहता है वो ये है कि कश्मीर हिस्सा बन जाए मुस्तक़िलन, और भारत जो है, पाकिस्तान जो है वो उसकी बालादस्ती कबूल कर ले, सियासी भी, इक़्तिसादी भी, माशी भी। तो इस तज़ाद की वजह से वो एक कदम आगे उठाता है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ती है और 2 कदम उसको पीछे हटना पड़ता है। पिछले साल भी आपने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी कौम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ चले गए तो उसको जवाबन मियाँ नवाज शरीफ को किसी किस्म का कोई खैर सगाली नहीं मिली। मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी कि आप पाकिस्तान का दौरा करें, वो इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुज़ाकरात बहाल करने की, कंपोजिट मुज़ाकरात बहाल करने की दावत दी, वो उस पर आमादा नहीं हुए, और बाकी भी चीज़ें आपके सामने हैं। अब भी सूरत हाल ये है कि जो ही वापस वतन पहुँचे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और जो भारतीय हुकूमत है उसको ये एहसास हुआ कि मामलात कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तो ये 2 वाक़यात हो गए। पहले उन्होंने बहाना बनाया, देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल हुआ उस कमरे में, वो भी मैं समझता हूँ बड़ा तौहीन आमेज़ था कि मोदी साहब ने खैर सगाली का जज्बे का इजहार करते हुए एक कदम आगे बढ़ना भी पसंद नहीं किया और वो वायसराय की तरह खड़े रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको जाके मिले। ये आप 2014 की बात कर रहे हैं? ये रूस के शहर उफ़ा की रूस बात के कर रहे हैं? शहर में जब रूस उफ़ा में जब वो गए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब मिलने के लिए, तो वो जो मंज़र दिखाया गया वीडियो कैमरे ने वो ये है कि वो आगे बढ़ के मियाँ नवाज शरीफ साहब को ना तो उन्होंने दरवाज़े पर इस्तकबाल किया, ना अपनी कुर्सी जहाँ वो खड़े हुए थे उससे एक कदम आगे बढ़ना पसंद किया। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी कि आपने दावत दी है, आपका मेहमान आया है और आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो अब ये जो 2 वाक़यात हो चुके हैं ड्रोन का, यानी आप ये कह रहे हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अपने बॉडी पॉस्चर से
जो विजुअल्स हैं उसके ज़रिए साबित किया जाए कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है, यानी नरेंद्र मोदी साहब जब मिलते भी हैं तो इस चीज़ का अदब जो है वो मलहूज़ रखा जाता है, ये चीज़ आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही किया ना, यही नज़र आया। और मियां नवाज शरीफ साहब उसके बावजूद वो पी गए और वो जाके उनको मिले, लेकिन जो एलामिया तैयार हुआ उसमें भी कोई ऐसा जज्बा नज़र नहीं आता था कि ये दो ममालिक जो बराबर के ममालिक हैं उनके दरमियान है, बल्कि वन साइडेड वो एलामिया था। मालूम नहीं मियां नवाज शरीफ साहब ने, सरताज अजीज़ साहब ने, फातमी साहब ने और बाकी जो उनके लोग हैं उन्होंने उस पर किस तरह एग्री किया कि उसमें मुंबई हमलों का जिक्र भी आ गया है। ठीक, जरा रुकिए मेरे साथ, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट क्लियर होगा। हारिस, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत पे या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की कुछ ऐसी कंपल्जन्स हैं, उन पे कुछ ऐसा दबाव है? दो किस्म के दबाव, एक डोमेस्टिक कंपल्जन्स हैं, वापस आते हैं कुछ और हो जाता है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान को मिलते हैं तो उन पे कुछ ऐसी कंपल्जन्स होती हैं कि हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को जॉइंट एलामिया में उनको लेकर आना पड़ता है, जो पाकिस्तान की पोजीशंस होती हैं वो उसमें पीछे रह जाती हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो इसका ये है कि पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं उनमें इतनी, यानी हिंदुस्तान जो है वो हमारे इंतखाबात में एजेंडा पे सर फहरिस्त क्या होता ही नहीं है, ख़त्म हो गया 10-15 साल मामलात। और हमारी जो दाएं बाजू की जमातें हैं उनके यहाँ भी एक बड़ी हद तक ये इस बात की एक तफहीम है कि हमें ये मामलात सिफारती दबाव के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से हल करने पड़ेंगे। और लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जो बीजेपी की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसका जो रवैया है पूरा अक़लियतों की तरफ भी और पाकिस्तान की और दीगर अपने हमसाया ममालिक की तरफ भी, वो उनके इंतखाबी एजेंडा में शामिल होता है। और ये एक तो इसका एक पहलू तो ये है। तो इसमें मियां नवाज शरीफ हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान का जिसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, तो उसकी वो ज़रा ज़्यादा बढ़ के हिंदुस्तान की तरफ कंसेशंस कर सकते हैं, कंसेशंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ भी एक और साइड भी मौजूद है। लेकिन जो दूसरी आपकी बात है कि उसका एक दूसरा जो पहलू है, मैं गुजारिश पॉइंट उठता है जो चीज़ आप कह रहे हैं। दूसरा एक मैं अगर मुझे मुकम्मल करने के बाद दूसरा जो पहलू है उसकी तरफ निशानदेही बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में पिछले कोई 1.5 बरस से कोई कुल वक्ती वज़ीर ख़ारजा ही नहीं है। चुनाचे हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो एक मुशीर और एक, जो दोनों बहुत मुस्तनद लोग हैं, इसमें कोई कलाम नहीं है, मगर हमारा कोई, हम फॉरेन अफेयर्स को सीरियस कितना ले रहे हैं। और जब हम इतने चैलेंजेस में घिरे हुए हैं, इस मौके पे, ये जो आज का दिन है, इस मौके पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान 10 दिन के लिए सऊदी अरब तशरीफ नहीं, कुछ दिन आज ही गए हैं, कल गए चले गए थे बार कैफ, मतलब यानी जो चूंकि इन थेरी जो वज़ीर आज़म जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं हमारे। हाँ। तो आप इससे मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल की संजीदगी, मतलब पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है, यानी हमारे वज़ीर ख़ारजा और हमारे वज़ीर आज़म दोनों इस वक्त सऊदी अरब चले गए हैं। सऊदी अरब चले गए। अच्छा, तो एक अहमद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन आप बातों को जी। तो एक गुजारिश तो इसमें यह है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में बड़ा वाज़ेह तौर पर इस बात पर इसरार किया है कि कॉम्पोजिट डायलॉग बहाल होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये बड़ी हद तक समझ मौजूद है। नहीं तो फिर आप इस कैरेक्टराइजेशन से चले, मैं अहमद कुरैशी को भी इसमें ज़रा ले आऊँ, फिर इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अहमद कुरैशी साहब, आप इससे एग्री करेंगे कि मोदी साहब जब मिलते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब को मिले रूस के शहर उफ़ा में, तो एक बैनुल अक़वामी दबाव ऐसा होता है, एक बैनुल अक़वामी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उफ़ा में रूस की भी थी, अमेरिका की भी थी, चीन की भी थी, यूरोपियन यूनियन की भी थी, जिसके तहत नरेंद्र मोदी साहब एंगेज कर लेते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को। लेकिन दर हकीकत उनकी अपनी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उनकी जो हिकमत अमली है, उनकी इंतज़ामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें पाकिस्तान को एंगेज करना और चीज़ों का बैठ के कोई सब्सटेंटिव हल निकालना उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। इसीलिए जब भी कोई ऐसे होते हैं, एटमॉस्फेरिक बदलते हैं इंटरनेशनल, फिर वो वापस आ जाते हैं अपनी सिचुएशन पर। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, यानी ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि मोदी साहब जो है वो एक सेरेमोनियल मीटिंग करने जाते हैं इंटरनेशनल, कुछ किसी न किसी किस्म के प्रेशर के तहत, चाहे वो रूस की तरफ से हो, चीन की तरफ से हो, शंघाई कोऑपरेशन तंजीम की मेंबरशिप के हवाले से हो। तो एक सेरेमोनियल मीटिंग करने जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया होता कि वो कोई बहुत बड़ी कंसेशन करेंगे। और इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ी हैरानकुन बात है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं इस सेरेमोनियल चीज को, इस सारे माहौल को, इस एनवायरनमेंट को ना समझते हुए एक इतना बड़ा कंसेशन कर देते हैं वहां पे कि सन 2003 में मुशर्रफ साहब ने जो है वो पहली दफा यूएन रेजोल्यूशंस को ड्रॉप किया था बिल्कुल ही, और 2015 में आके, जैसे कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जनाब
اشرف جہانگیر قاضی کا جو کہ سابق سفیر رہ چکے ہیں ہمارے نئی دلی میں، کہ وہ لکھتے ہیں کہ 2013 میں تو مشرف صاحب نے پہلی دفعہ UN ریزولوشن کا ریفرنس ڈراپ کیا، اس دفعہ تو نواز شریف صاحب نے کشمیری ڈراپ کر دیا، سراسر بالکل ہی کشمیری ڈراپ کر دیا 2015 میں اوپا کے اندر۔ آپ کے جوائن کرنے سے چند ہمیں پہلے حارث خلیق صاحب نے اس کا یہ انالیسس آفر کیا، انہوں نے کہا اس لیے کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں کشمیر کے حوالے سے ٹھنڈی ہو چکی ہیں، ہندوستان اور کشمیر جو ہے ہمارے الیکشنز میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ہندوستان کی سیاست اس قسم کی ہے کہ وہاں کی تمام جماعتیں، کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یا اور جماعتیں ہوں، وہ اپنے الیکشن کیمپین میں پاکستان اور کشمیر جو ہے اس کا ذکر کہ پچھلے خلیق صاحب کی آبزرویشن، لیکن اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے ہم اس طرف نکل پڑے تھے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور حارث خلیق صاحب نے اشارہ کیا، ہم اس طرف چل پڑے تھے کہ ہمارے ہاں کشمیر کی اہمیت اور پبلک ڈسکورس کے اندر اس کی ریگولر مینشن اور بار بار مینشن کرنا، اور آپ خود نوٹ کریں کہ اس دفعہ جب یہ ہوا اوفا کے اندر تو اس کے بعد وہ سیاسی جماعتیں جو شاید بولتی نہیں تھی کشمیر کے اوپر، MKM نہیں بولتی تھی، پیپلز پارٹی نے کافی عرصے سے بولنا بند کر دیا تھا، وہ سب بول پڑی اس دفعہ کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے، تو وہ بات صحیح ہے حارث خلیق صاحب کی، لیکن ہم چل پڑے تھے اس طرف، جو کہ میرے خیال میں بریک لگ گیا ہے بہت بڑا اس اوفا واقعے کے بعد۔ لیکن بریک کیا لگے مجھے اس میں کنونس نہیں ہوں، میں اس پہ ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ در حقیقت ہمارے اور ہندوستان کے موقف میں یہ جو فرق ہے یہ ہے کیوں، اور کون کس کو انگیج کرنا چاہتا ہے، کیا ہم سیریسلی ہندوستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہماری کمپلجن ہے، یا ہندوستان ہمیں انگیج کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ہاں سے بعض ایلیمنٹس کی انگیجمنٹ نہیں ہونے دیتے۔ آفٹر دی بریک۔